नमस्कार बच्चों। कल हम बाजार नियंत्रण नीति के बारे में आप लोगों को बता चुके थे। कल हमने देख लिया था कि अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति, जैसे जियाउद्दीन बनी का था, उसका क्या उद्देश्य रहा था और उद्देश्य के बाद कि किन परिस्थितियों में और किस वर्ग को ध्यान में रख के उसने बाजार नियंत्रण नीति का प्रचलन किया। तो इस तरीके आज हम बाजार नियंत्रण नीति के बारे में आगे आज हम देखते हैं कि इस बाजार नियंत्रण नीति का प्रशासन अलाउद्दीन ने कैसे किया। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक विभाग की रचना की, दीवान रियासत विभाग, यानी वो वाणिज्य विभाग था। दीवान रियासत यानी वाणिज्य विभाग। इसका प्रधान था सदर ए रियासत। इसके अधीन साम्राज्य के सभी बाजार आते थे, ठीक है। और मलिक याकूब को इस पर नियुक्त किया, सदर ए रियासत के पद पर, ठीक है। दीवान रियासत के अधीन प्रत्येक बाजार के लिए एक अधीक्षक नियुक्त किया जाता था। यानी आप महानिरीक्षक, समस्त बाजार व्यवस्था का महानिरीक्षक तो कौन है? सदर ए रियासत, जो वाणिज्य विभाग का प्रमुख है। फिर इसके नीचे दीवान रियासत के अधीन बाजार आएंगे जिनका भी एक अधीक्षक था, जिसे सहनाए मंडी नाम दिया गया। अलाउद्दीन ने मलिक कबूल को अनाज मंडी का और रईस परवाना को सराय अदल का शहना नियुक्त किया। ये थे जो 3 तरीके के बाजार है, जिसका मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन दे चुकी हूँ। खाद्यान्न बाजार, जिसे गल्ला बाजार भी कहा जाता था। सराय अदल वस्त्र और अन्य निर्मित वस्तुओं का बाजार था। और घोड़ों, गुलाम और मवेशियों का एक तीसरा तरीके का बाजार था। तो इस तरह इनका अधीक्षकों की नियुक्ति की गई। यदि अब ये क्या कार्य करते थे? इनका कार्य था कि यदि कोई व्यापारी बाजार के तय मापदंडों के खिलाफ पाया गया तो उसे कठोर सजा शहना द्वारा दी जाती थी। और कम तोलने वाले व्यापारी की सजा यह थी कि उसके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था जितना उसने कम तोला है कोई सामान। इसके अतिरिक्त सारे व्यापारियों को सहनाई मंडी में अपना नाम दर्ज करवाना पड़ता था। तो ये इसका दूसरी हायरार्की थी। पहली दीवान रियासत, वाणिज्य विभाग, सदर रियासत। दूसरा शहनाई मंडी, जो बाजार का अधीक्षक है, ठीक है। अब इसके आगे तीसरा है बरीद मंडी। तो ये बाजार नियंत्रण का तीसरा मुख्य अधिकारी। इसका मुख्य कार्य था गुप्तचर मुनहियानों की सहायता से बाजार की गतिविधियों की निगरानी और सुल्तान को इसकी सूचना देना, इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। बाजार के सभी लोग उससे डरते थे। इसके अतिरिक्त सुल्तान स्वयं भी अपने दासों और व्यक्तियों को, जो उसके विश्वस्त थे, उनको समय समय पर बाजार भेजता था और सामान खरीद कर इस व्यवस्था का निरीक्षण करता रहता था। तो आप देखिए कितनी एक नियंत्रित और टाइट व्यवस्था अलाउद्दीन की है स्थापित हो रही है। वो खुद के अपने पर्सनल व्यक्ति भेज के बाजार की स्थिति को जानकारी रख रहा है कि कोई व्यापारी कहीं गलती से कम तोली में तो नहीं बेच रहा है, कुछ कालाबाजारी तो नहीं हो रही है, तस्करी तो नहीं हो रही है। तो आप देखिए कितनी कंट्रोलिंग सिस्टम है बाजार नियंत्रण का, उसका, अलाउद्दीन का। अब आप ये देखिए 3 तरीके के यहाँ बाजार है। सभी बाजारों पर सम्मिलित रूप से कुछ नियम लागू थे। तो पहला नियम तो ये था कि किस्म के आधार पर मूल्यों का निर्धारण होगा। दलाल और बिचौलियों पर कठोर नियंत्रण और सुल्तान द्वारा लगातार अपने पर्यवेक्षकों द्वारा बाजार की जांच की जाती थी। अब आते हैं खाद्यान्न बाजार सबसे पहला, तो जिसमें गेहूँ, जौ, चना, चावल, दाल, शक्कर, घी, नमक आदि की बिक्रियाँ, आपूर्ति, बिक्री, क्रय सब यहाँ होता था, ठीक है। खाद्यान्नों की नियमित सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सुल्तान अलाउद्दीन ने दोआब क्षेत्र से भू राजस्व की वसूली सीधे केंद्र को देने का आदेश दिया। इसका अर्थ यह था कि किसी भी गांव में, किसी भी गांव को, दोआब के जो गांव थे उसको किसी इक्ता में शामिल नहीं किया जा सकता था। ये पूरी सरकारी ज़मीन थी। सरकारी इसलिए थी क्योंकि सुल्तान को यहाँ से अनाज मिल रहा था। बच्चों आपको पता है दोआब, गंगा यमुना का जो दोआब है वो सबसे उपजाऊ, सबसे फर्टाइल प्रदेश है, जहाँ सबसे ज़्यादा गेहूँ, चावल का प्रोडक्शन होता था। अभी भी है, आप जानते हो दोआब का क्षेत्र अभी भी इसी के लिए फेमस है। पंजाब, हरियाणा, पूरा यूपी जितना भी बेल्ट है, ये दोआब का क्षेत्र है ना। तो उस टाइम पे भी अलाउद्दीन ने यहाँ पे जो राजस्व की वसूली का जो प्रावधान किया था वो ये था कि यहाँ सीधे किसान अपनी फसल है जो सस्ती कीमत पर सरकारी अधिकारियों को देंगे,
ठीक है। यहाँ किसी इक्ता या इक्तेदार का शासन नहीं था। इक्ता व्यवस्था में इल्तुतमिश के समय बढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को कि इक्ता ये थी कि जब इल्तुतमिश को यहाँ का प्रशासन संभालना था तो इतने बड़े बड़े भूभाग का प्रशासन वो अकेला नहीं संभाल सकता था, इसलिए जो उसके विश्वस्त तुर्क अधिकारी थे उसको उसने कुछ प्रदेशों के इक्तेदार के रूप में नियुक्ति दी, यानी कि उस पर्टिकुलर लैंड जो एक्विजिशन है यानी उस पर्टिकुलर भूमि का स्वामी एक इक्तेदार को बना दिया गया। एक तरीके से प्रांत का सेनापति की भूमिका इक्तेदार यहाँ निभा रहा है, जो दीवानी और कानून व्यवस्था की सारी व्यवस्था वो खुद देखता था। उसमें जैसे ज़रूरत पड़ने पर सुल्तान को सैन्य सहायता भी देगा इक्तेदार, भूमि का लगान संबंधी वसूली भी वही करेगा, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी तो भी वही हेल्प करेगा। तो उसमें फ़ायदा क्या था इक्तेदार का? इक्तेदार से ये कहा गया कि इक्ते की जितने भी खर्चे हैं उसके लिए वो काट के जो शेष रकम है उसे केंद्र को जमा करा दे। इसमें बड़ी बड़ी इक्ताएँ भी होती थी, छोटी इक्ताएँ भी होती थी, ठीक है। बड़ी इक्ताएँ तो पूरा का पूरा प्रांत शामिल था, जैसे दोआब का इक्ता, जैसे दोआब में जितने भी प्रांत शामिल हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश की देन थी। तो यहाँ पर अभी तक भी चली आ रही थी, लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन ने क्या किया कि किसी भी इक्ते में शामिल नहीं किया दोआब के क्षेत्र को, क्योंकि यदि दोआब के क्षेत्र को किसी इक्ते में शामिल कर लिया जाता तो वहाँ पे इक्तेदार का शासन होता, वो वहाँ से लगान वसूली करता, ना कि सुल्तान कर सकता था। सुल्तान के अधिकारी वहाँ से लगान वसूली नहीं कर सकते थे, इसलिए ये व्यवस्था की। और चूँकि सुल्तान को चाहिए था सबसे ज़्यादा अनाज बेसिक ज़रूरत थी उसकी सेना की और उसकी प्रजा की। यदि उसके पास अनाज सरप्लस में है तो वो अकाल, किसी भी सैन्य आक्रमण के समय, किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारी खाद्यान्न की यदि ज़रूरतें पूरी हो रही है हमारी प्रजा की, हमारी सेना की, हमारे अधिकारियों की, तो दूसरी ज़रूरतों को हम कर सकते हैं पूरा, लेकिन ये बेसिक ज़रूरत होती है। इसलिए अलाउद्दीन बहुत दूरदर्शिता का परिचायक है। उसकी बुद्धि विवेक के हम देख सकते हैं किस तरीके से पूरे के पूरे दोआब को उसने सरकारी भूमि में रखा, किसी इक्तेदार के अंडर में नहीं दिया, और यहाँ से अनाज वसूली सीधे सरकारी कर्मचारी किसानों के थ्रू कर रहे जाके वहाँ सीधे। परिणामतः किसानों को अपनी उपज सस्ती कीमत पर बेचनी पड़ती थी, क्योंकि यहाँ पे सुल्तान ने राजस्व की दर भी बढ़ा दी थी, 50% राजस्व कर दिया यहाँ लगान। राज्य की ओर से इन बाजारों को सख्त आदेश था कि वे इस अनाज को राजधानी लाकर निर्धारित दामों में ही बेचेंगे। जमाखोरी को रोकने हेतु सभी बंजारों, जो बंजारे थे उस समय, व्यापारियों का नाम शहनाई मंडी में दर्ज किए जाते थे। वस्तुतः दोआब क्षेत्र में भू राजस्व को इतनी सख्ती से वसूलने का आदेश था कि किसान लोग खेतों में ही अपनी पैदावार खाद्यान्न व्यापारियों को बेच देते थे। आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु सुल्तान ने दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भंडार गृहों का निर्माण कराया। सबसे बड़ा भंडार गृह जैन रणथंभौर के पास एक स्थान पर उसने बनाया। अकाल के समय 1 पाई के बराबर भी खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि नहीं होती है, ये बर्नी लिखता है। आपातकालीन स्थिति में ऐसा है, और दरिद्र लोगों को आधुनिक राशन व्यवस्था की भांति ही राज्य की ओर से मुफ्त में अनाज देने की व्यवस्था की जाती थी। कालाबाजारी को रोकने हेतु राज्य द्वारा बड़े कड़े और सख्त कदम उठाए जाते थे। बच्चों, आज भी जो है राशन व्यवस्था है, जो आप देखते हो राशन की दुकानों पे कम, जो सस्ती मूल्य की दुकानें हैं जहाँ पर उनको गेहूँ, ऑयल, शक्कर, चावल, ये उचित मूल्य की जो दुकानें हैं, ठीक है, वहाँ से जो मिलता है, सेम ऐसी की ऐसी व्यवस्था अलाउद्दीन ने उस समय में कर दी थी जब ऐसी राशन, क्योंकि ये तो आधुनिक व्यवस्था है राशन की व्यवस्था, तो ठीक है। और ये जो आधुनिक राशन की व्यवस्था, जैसे ही कुछ व्यवस्था अलाउद्दीन के द्वारा स्थापित की गई, तो एक तरीके से आधुनिक राशन व्यवस्था का जनक हम अलाउद्दीन को मान सकते हैं। किस तरह उसने अकाल के समय में गरीब असहाय लोगों के लिए एक ऐसे सस्ते मूल्य पर अनाज उपलब्ध करवाया। दूसरा है सराय अदल, ठीक है। अब ये देखते हैं कि सराय अदल जो है ये क्या है। ये सराय अदल निर्मित वस्तुओं और बाहर के प्रदेश, अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले तैयार माल का बाजार था। यहाँ आने वाली वस्तु में कपड़ा, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक जलाने का तेल इत्यादि। बदायूं द्वार के निकट एक विशाल मैदान में इस बाजार का निर्माण किया गया है। 2 प्रकार के कपड़े यहाँ होते थे। जनसामान्य को उपयोग है तो मोटे कपड़े, वेश कीमती कपड़े। सरकार यहाँ सब्सिडी देती थी,
व्यापारियों को कि वो खरीद के लाए बेशकीमती कपड़े और यहाँ लेके आए दिल्ली के बाजार में। अलाउद्दीन ने मुल्तानी वस्त्र व्यापारियों को विदेशी व्यापारियों से किसी भी उपलब्ध मूल्य पर बेशकीमती वस्त्र खरीद कर दिल्ली के बाजार में लाने हेतु 20 लाख टंका का अग्रिम ऋण दिया। इस तरह दिल्ली उत्तम कोटि के कपड़ों का प्रमुख बाजार बन गया। क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान था। व्यापारियों को सस्ते दामों पर उत्तम गुणवत्ता वाले कपड़े खरीदकर अन्यत्र भारी मुनाफे में बेचने हेतु दूर दराज के बड़े व्यापारी इस काल में यहाँ दिल्ली आए। दिल्ली खुज्म रेशमी एक बहुत बड़ा फेमस वस्त्र था। दिल्ली में बना रेशमी कपड़ा, हाँ, और भी तबरेज है, कमरबंद, खुज्जे दिल्ली, ये कपड़ों की कैटेगरी नाम थे जो कुछ प्रमुख थे वहाँ। एक तीसरा था घोड़ों दास मवेशियों का बाजार। तो सेना के लिए स्वीकृत होने वाले घोड़े 3 श्रेणियों में थे। प्रथम श्रेणी के घोड़े की कीमत 100 से 120 टंका, द्वितीय श्रेणी के घोड़ा 80 से 90 टंका, तृतीय का 60 से 70 टंका निर्धारित। खच्चर की कीमत 22 से 25 टंका, दुधारू गाय की कीमत 3 से 4 टंका, दुधारू भैंस की कीमत 10 से 12 टंका। ये तो इस तरह से इनकी सबकी कीमत निर्धारित थी। बर्नी के अनुसार घर में काम करने वाली दासी का भी मूल्य यहाँ निर्धारित था। दक्ष दास की कीमत भी यहाँ निर्धारित थी, क्योंकि पता है सल्तनत काल में दास प्रथा एक सामान्य प्रथा के रूप में प्रचलित थी, इसलिए दासों का भी यहाँ व्यापार हो रहा है। दैनिक उपयोग में काम आने वाली अन्य सभी वस्तुएं यहाँ इस प्रणाली के अंतर्गत शामिल थी। इस तरह अलाउद्दीन द्वारा प्रवर्तित बाजार नियंत्रण प्रणाली एक असाधारण प्रतिभा संपन्न सुल्तान के राजत्व सिद्धांत की परिकल्पना के अनुरूप थी। इस योजना के बल पर वह एक विशाल और कुशल सेना रखने, मंगोल समस्या से निपटने, विभिन्न विजय करने, विद्रोह को दबाने में पूर्णतः सफल रहा। सेना के साथ राजधानी उसके आसपास की सामान्य जनता को भी इस प्रणाली का लाभ मिला। सुल्तान के प्रति जनता के विश्वास में आशातीत वृद्धि हुई, किंतु उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह था कि यह संपूर्ण योजना एक शक्तिशाली व्यक्ति की प्रतिभा और योग्यता पर निर्भर थी। इसलिए उस योग्य व्यक्ति के बाद यह व्यवस्था बहुत शीघ्र ही ताश के पत्तों से बने महल की भांति ढहकर अतीत के पन्नों में समाहित हो गई। बच्चों, जब भी कोई व्यवस्था एक व्यक्ति पर निर्भर होती है, उसके केंद्र में एक व्यक्ति होता है, इट मीन्स वो व्यक्ति जब तक है तब तक ही वो व्यवस्था चलेगी। जैसे ही वो व्यक्ति खत्म होगा, उसके साथ ही साथ उसकी वो योजना भी ताश के पत्तों की भांति ढह जाती है। क्योंकि अलाउद्दीन ने यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत सख्ती से इस व्यवस्था को लागू किया था। यहाँ सामान्य प्रजा का और अधिकारियों का विश्वास उसने हासिल नहीं किया, और जनसामान्य की स्वीकृति जब तक किसी योजना को बड़े स्तर पर नहीं मिल जाती, तब तक उस योजना को हम ये नहीं कह सकते कि वो चिरकाल तक स्थायी हो सकती है। हाँ बच्चों, लेकिन इसका सबसे बड़ा ध्यान हमें ये रखना है कि हम ऋणी है इस सुल्तान के, जिसने उस समय में ऐसी बाजार नियंत्रण जैसी एक योजना को मतलब अपने मस्तिष्क में उसका खाका तैयार किया, उसे क्रियान्वित किया। और इसकी जो राशनिंग व्यवस्था थी, सोचो आज के टाइम में जो राशन व्यवस्था है, पीडीएस की जो दुकानें हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसके तहत जो डीलर है, राशन के डीलर सस्ते मूल्यों पर गेहूँ, चावल, शक्कर, चीनी, चाय पत्ती ये बेच रहे हैं, देते हैं कम मूल्य पे, ताकि गरीब, बीपीएल वर्ग के और जो कम आय वाले, जो इकोनॉमिक और सोशली रूप से वीकर सेक्शन है, उनको ये राज्य सरकार की व्यवस्था है उनको उपलब्ध कराने के लिए कि उनको सस्ते मूल्य पर हमें चीज़ें दे, ताकि उनकी बेसिक ज़रूरतें, उनके जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार के द्वारा हो। क्योंकि बच्चों, ये मूलभूत अधिकार है प्रत्येक मनुष्य का कि यदि वो जीवित है, वो जी रहा है, तो उसे गरिमा में जीवन, लाइफ ऑफ डिग्निटी देने का हमारे संविधान के द्वारा एक तरीके से प्रॉमिस है। हमारा संविधान सबको बेसिक लाइफ और उसकी फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराएगा। ये सरकार की, संविधान की जिम्मेदारी है, ये व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है, ठीक है, कि उसका गरिमामय जीवन सुनिश्चित किया जाए। और उसके गरिमामय जीवन को आर्टिकल जो 21-20 जो कहता है, लाइफ ऑफ डिग्निटी, ये फ्रीडम है, जो मूल अधिकार है। राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट जानते होंगे इन चीज़ों को। तो उन चीज़ों के लिए सोचो कि हमारा जो राज्य सरकार है वो पीडीएस की व्यवस्था करती है कि एटलीस्ट एक इंसान को जीने की, उसके जीवन को जीने की बेसिक फैसिलिटीज़ तो वो उपलब्ध कराए। बाकी तो वो खुद का, उसका अपना डेवलपमेंट है कि वो आगे कितना अपने जीवन स्तर को उठा पाता है, किंतु ये चीज़ें उसके लिए बेसिक
बेसिक नेसेसिटी है उसकी, कि वो खाने के जैसे जैसे ज़मीन रोटी कपड़ा मकान है, तो रोटी की उपलब्धता एक तरीके से पीडीएस के थ्रू हमारी सरकार उसे देती है। तो ये पीडीएस, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो आधुनिक काल की देन है, जो अब वर्तमान समय में हम देखते हैं कि गाँव में भी और शहरों में हम देखते हैं, आपके भी पूर्वजों से पूछना, मम्मी पापा ये सब लाते हैं, राशन की दुकानों पे जाते हैं, उस व्यवस्था को इतने समय पहले अलाउद्दीन ने स्टार्ट किया। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत दूरदर्शितापूर्ण ये व्यक्ति रहा होगा, हम ये सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हम इस तरह इसकी जो बाजार नियंत्रण नीति थी, उसने मंगोल समस्या से निपटने में, विभिन्न विजयों को करने में, उसकी उत्तरी और दक्षिण नीति उसने जो इतनी विजय की, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान था इसकी इस नीति का, ताकि इतनी बड़ी सेना को कम खर्च पर ही वो सर्वाइव करा पाया। उनके विद्रोह नहीं पनपे उस समय, क्योंकि वो संतुष्ट थे, कम कीमतों में उन्हें हर सुलभ वस्तु उपलब्ध हो रही थी। तो आगे हम देखते हैं कि इस तरीके से अलाउद्दीन को एक स्थापित सुल्तान सिद्ध करने में, उसे दूरदर्शितापूर्ण और कुशल कूटनीतिक रूप में स्थापित करने में इस नीति का बहुत बड़ा योगदान था। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।